हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो साथियों? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम की डेट भी डिसाइड हो गई है, टाइम टेबल भी आ गया आप सबका। 1 मई से आप सबका एग्ज़ाम शुरू है। तो हमारे पास अब बचे खुचे 25 दिन मान के चलते हैं कि 25 दिन बचे हैं। इन 25 दिनों में हम अपने सारे सब्जेक्ट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ उन पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर, और जो सब्जेक्ट है ये है वाटर शेड एंड वाटर लैंड मैनेजमेंट। क्या है? वाटर शेड एंड वाटर लैंड मैनेजमेंट। ठीक है। और इसमें टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट ये है हमारा टॉपिक आज का। ठीक। और आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को यहीं से, और देखते हैं एग्जाम इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, और एग्जाम पे कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, हम इस सब पे चर्चा करते हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं जल भराव, जल सांभर विकास। ठीक है, वाटर शेड या जल भराव। ठीक, वाटर शेड एक ऐसा क्षेत्र है, जल भराव उसे वाटर शेड भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे बोलते हैं जल संभार विकास। ठीक है, वाटर शेड क्या है? वाटर शेड एक ऐसा क्षेत्र है, क्या है? वाटर शेड एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी दिए गए, कहाँ पे? जो किसी दिए गए जल निकास प्रणाली। ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार देखिएगा कि वाटर शेड क्या है। वाटर शेड एक ऐसा जो है क्षेत्र है जहाँ पे दिए गए जल निकास, या फिर जहाँ पे कोई जल निकासी हो रही है, जल निकासी प्रणाली है, जैसे कि धारा हो गया, नदी, झील या फिर महासागर। ठीक, जैसे धारा, नदी, झील या महासागर के लिए, ठीक, इन सब के लिए सतह या उप सतह जल प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? सतह या उप सतह का जो जल होता है उसके लिए रास्ता देता है या मार्ग प्रदान करता है। क्या होता है वाटर शेड? वाटर शेड एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जो निकास प्रणाली, जैसे कि नदी, तालाब, झील, महासागर, उन सब का जो जल होता है, जल के लिए सतह या उप सतह जल प्रवाह के लिए रास्ता देता है या मार्ग देता है। यह क्षेत्रफल कुछ हेक्टेयर से लेकर कुछ लाख वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। जो ये क्षेत्रफल होता है, सतह या फिर उपसतह जल प्रवाह के लिए जो मार्ग होता है वह होता है कुछ क्षेत्र से 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक, वाटर सेट केवल जल विज्ञानी इकाई ही नहीं है। क्या है? अगर वाटर सेट की बात करें तो इसे जल विज्ञान की विज्ञानीय इकाई नहीं कह सकते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक संस्थाओं को भी निर्धारित करता है। क्या करता है ये? एक जल विज्ञानी इकाई के अलावा भी ये सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक संस्थाओं को भी क्या करता है? निर्धारित करता है। जिससे क्या होता है? खाद्य और आजीविका सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सामाजिक और आर्थिक भलाई में भी क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है? ये सामाजिक, राजनीति और पारिस्थितिक संस्थाओं के साथ साथ यह निर्धारित करता है कि खाद्य या फिर जीवन के लिए, ठीक है, खाद्य भोजन के लिए, और उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम के विभिन्न घटकों में से मिट्टी और जल संरक्षण, वृक्षारोपण, कृषि संबंधित प्रथाएं, पशु प्रबंध, नवीनीकरण ऊर्जा और संस्थागत विकास भी शामिल है। क्या क्या शामिल है? जो वाटरशेड कार्यक्रम है उसके अंदर क्या क्या शामिल है? तो जल संरक्षण के अंतर्गत जल संरक्षण, वृक्षारोपण, और उसके बाद पशुधन, और या फिर नवीनी ऊर्जाकरण, या उसके साथ साथ संस्थागत विकास भी है। ठीक, वाटर शेड विकास के प्राथमिक लाभ। वाटर सेट जो होता है इसके विकास के क्या लाभ होते हैं, हम इस पे देखिए। वाटर सेट को हमने समझा कि वाटर सेट क्या है। वह एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पे जो धारा हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया, जो ऊपरी जल प्रवाह क्षेत्र होता है, ऊपरी जल या सतही जल प्रवाह जो क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर सेट विकास का जो लाभ की बात करें कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं, तो प्राकृतिक संपदा जैसे भूमि, जल, वनस्पति, मानव, क्या, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, मानव का संरक्षण, उन्नयन और उपयोग, एकीकृत, कम लागत वाली और अपनाने में आसान तकनीकी, वर्षा आधारित और सिंचित क्षेत्रों के बीच में असमानताओं को कम करना। क्या करना? इसके लाभ क्या क्या होते हैं? तो इसके लाभ, अगर प्राकृतिक जो संपदा है जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गया, वनस्पति हो गया, इनके उन्नयन और इनका उपयोग के बारे में बताता है। और एकीकृत
या कम लागत वाली तकनीकियों को अपनाने के बारे में या आसान तकनीकियों के बारे में हमसे वाटरशेड विकास में आसानी मिलती है। और उसके बाद वर्षा आधारित और सिंचित क्षेत्रों के बीच असमानताओं को भी कम करना होता है। क्या होता है, जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं उनके बीच असमानताएं जो होती हैं उनको कम करना। घरेलू कृषि और औद्योगिक ज़रूरतों के लिए निरंतर जल आपूर्ति और गरीबी उन्मूलन और आजीविका सृजन। उसके साथ साथ जैविक, कार्बनिक एवं मृदा प्रदूषण में भी कमी। छोटे निर्गत जलाशय और पानी रोकने वाली अन्य संरचनाएं बाढ़ को नियंत्रित करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है, वाटरशेड विकास का जो लाभ है, प्राथमिक लाभ है वह। उसके साथ साथ देखा जाए वाटरशेड विकास के क्या लाभ है, आखिर वाटरशेड का विकास करें तो उससे हमें क्या लाभ है, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, इसके परिणाम से अगर वाटरशेड का पे हम विकास की बात करें तो इसके लाभ जो है, इसके परिणाम हमें मिलते हैं। सबसे पहला यह होता है कि मिट्टी का हास्य होता है, जो मृदा हास्य पर रोक लगती है। क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊपन होती है, मृदा में जो हास्य होता है, उस सबको रोकने में एक मदद मिलती है। उसके साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है। क्या होता है, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनका क्या होता है, पुनर्सृजन होता है। एक तरह से उनका जो सर्वाइव करने में आसानी होती है उनको। और वर्षा जल एकत्रीकरण होता है। क्या होता है, वर्षा का जो जल होता है एकत्रीकरण होता है। जैसा कि जानते हैं, वर्षा का जल एकत्रित करना भी एक बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में जल की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं होंगी, या अभी जो किन्हीं क्षेत्रों में जो जल की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और उनसे सब बचने के लिए, भविष्य में पानी को बचाने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, और तथा भूजल स्तर का संभारण होता है। इससे बहुफसलें लगाने और विविध कृषि आधारित क्रियाकलाप चलने में क्या होती है, मदद मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन सब का मदद मिलता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो जिससे वाटरशेड क्षेत्र में रह रहे लोगों को अस्थायी आजीविका उपलब्ध कराने में भी क्या होता है, सहायता प्रदान होती है। वाटरशेड कितने प्रकार के होते हैं, आखिर अगर ये पूछा जाए कि वाटरशेड क्या लाभ है, इसके किसे कहते हैं। अब उसके साथ साथ अगर ये पूछ लिया गया कि आखिर वाटरशेड कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटरशेड। ठीक, तो वाटरशेड या जल संभरण कितने प्रकार के होते हैं, तो यह पहला हो गया माइक्रो वाटरशेड, फिर मिक्रो वाटरशेड, उप वाटरशेड, उसके साथ साथ मिली वाटरशेड और मिनी वाटरशेड वर्तमान में जल संभार के प्रकार हैं। ठीक है, अगर प्रकार की बात करें कि वाटरशेड कितने प्रकार के हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 5 माइक्रो, उप वाटरशेड, मिली वाटरशेड और मिनी वाटरशेड। ये वर्तमान के जल संभारण या फिर इसे कह लें कि वाटरशेड हैं, ये इतने प्रकार के होते हैं। आगे चर्चा करें हम जल संरक्षण का महत्व। आखिर जल को संरक्षण करने का क्या महत्व है और क्यों करना चाहिए हमें, इस पे चर्चा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। क्या है, जैसा कि जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि मानव है पृथ्वी पर, मानव ये एक ऐसा जीव है जिसमें समझने, सोचने और हर चीज़ की जिसमें बौद्धिक विकास, तो ये जो मानव है, और मानव के द्वारा सबसे अधिक पानी का यूज़ भी किया जा रहा है। तो मानव जो है, हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए हमें पानी की उपलब्धता को बनाए रखना चाहिए, पानी की उपलब्धता में कमी ना हो। इसके लिए इसके संरक्षण के बारे में हमें जानना आवश्यक है। कैसे इसको बचाया जा सकता है, कैसे वर्षा जल का उपयोग किया जा सकता है, कैसे अनावश्यक जल खर्च से बचा जा सकता है। ठीक है, जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि जल की उपलब्धता में कभी हो रही, जैसा कि हम जान रहे हैं, दिन पर दिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जल उपयोग बढ़ता जा रहा है और जल स्तर कम होता जा रहा है। उसके साथ साथ जल भी प्रदूषित होता जा रहा है, जैसे नदियां हो गई, झील हो गए, और अंतर्देशीय जल संरचनाएं क्या हो रही हैं, इस वजह से प्रदूषित हो रही हैं। इससे पृथ्वी की जल संसाधनों में की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है और पानी के उपयोग की उचित व्यवस्था में भी कमी होती है। वाटरशेड विकास के प्राथमिक लाभ इस प्रकार, जैसे प्राकृतिक संपदा, भू जल, वनस्पति, मनुष्य का संरक्षण, उन्नयन और उपयोग, एकत्रीकरण, कम लागत वाली और अपनाने में आसान तकनीकी, वर्षा आधारित और सिंचित क्षेत्रों के बीच असमानताओं को क्या करना होता है, कम करना होता है। ठीक, जैसा कि जल संरक्षण का महत्व है कि हमारे
जल, अगर वर्षा के जल का हम संरक्षण करते हैं तो वह जल जो है हम अपनी फसलों के लिए उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वर्षा जल संरक्षण करके हम भूजल को भी रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सतही जो जल है उसको भी एक तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आगे बात करें वाटर सेट प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, क्यों प्रबंध करना चाहिए वाटर सेट का प्रबंधन और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो वाटर सेट के उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों और प्राथमिक परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, वाटर सेट का जो प्रबंधन है वह स्थानीय और परिस्थितियों के हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मृदा और जल संरक्षण की, तो मिट्टी के कटाव को रोकें, क्या करें। अगर वाटर सेट प्रबंधन का उद्देश्य की बात करें क्या है, तो सबसे पहले जो इसमें आता है मृदा और जल संरक्षण और मिट्टी के कटाव को क्या करें, रोकें, वर्षा जल को रोकें और मिट्टी उर्वरता और पानी की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए भूजल पुनर्भरण को बढ़ाएं, क्या करें। देखिए, वाटर सेट प्रबंधन के उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है मृदा और जल संरक्षण। हमें मिट्टी के कटाव को रोकना है, उसके साथ साथ जल का भी संरक्षण करना है ताकि पानी की जो उपलब्धता है वह बनी रहे और भविष्य में पानी की कमी ना हो, ठीक। और आगे देखें उसमें तो जल संसाधन प्रबंधन, ये क्या होता है, जल संसाधन प्रबंधन। तो सिंचाई के लिए जैसे घरेलू जल आपूर्ति के लिए क्या करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। जल को अनुकूलित करते हैं, तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो जल क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक आवास, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन की रक्षा और पुनर्स्थापित करें, क्या करें। पर्यावरण संरक्षण की बात करें, वाटर सेट मैनेजमेंट कहता है, उसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। उससे क्या होता है, जल क्षेत्र के भीतर जहां प्राकृतिक आवास है वहां जैव विविधता भी बनी रहती है, प्राकृतिक संतुलन बना होता है और उसके साथ जो है प्राकृतिक का तरह से जो प्राकृतिक है, हमारा जो वातावरण है, वायुमंडल है, इसको भी प्रदूषित होने से हम बचा सकते, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि पेड़ पौधों से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जो जैसा कि जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है वह हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम ना हो या फिर कोई भी सजीव ना हो। आगे बात करें बाढ़ और सूखा या फिर शमन की, तो बाढ़ नियंत्रण, जल भंडारण और सूखे की तैयारी जैसे उपाय के माध्यम से बाढ़ और सूखों को जोखिम और प्रभाव कम करें, क्या करें, बाढ़ और सूखे के जोखिम को या उसके प्रभाव को भी कम करते हैं। सतत कृषि, ऐसी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादकता में सुधार करे और उसके साथ साथ मृदा की जो नमी है उसका संरक्षण करे और पर्यावरण के प्रभाव को कम करे। जैसा कि जानते हैं आज के समय की जो खेतियां हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा रासायनिक का उपयोग किया जा रहा है, रासायनिक खरपतवार का उपयोग किया जा रहा है, रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो फसल उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसकी गुणवत्ता तो खराब हो ही रही है, उसके साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पर भी नुकसान पहुंच रहा है, हानिकारक, और उसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है, प्रकृति का संतुलन भी खराब होता जा रहा है और मिट्टी की संरचना भी खराब होती जा रही है। वाटर सेट प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला भौगोलिक या फिर जलवायु कारक। जो ये वाटर सेट प्रबंधन है इसको प्रभावित करने के कौन कौन से कारक हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो कारक है यह भौगोलिक या फिर जलवायु कारक। कृषि जल संभारण की भौगोलिक विशेषताएं जैसे कि उसकी स्थलाकृति हो गया, मिट्टी के प्रकार और भू विज्ञान, जल अपवाह, कटाव क्षमता और जल धारण क्षमता को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, ये जो भौगोलिक या फिर जलवायु कारक होते हैं ये जो स्थलाकृतियाँ होती हैं या फिर मिट्टी के प्रकार या फिर भू विज्ञान, जल अपवाह, कटाव क्षमता और जल धारण क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वर्षा पैटर्न हो गया, तापमान हो गया और उसके साथ साथ क्या होता है, वाष्पीकरण की दर जो होती है उसकी हो गई, पानी की उपलब्धता हो गई, मिट्टी में नमी की कमी के स्तर को, बाढ़ या सूखे की घटना को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। क्योंकि जलवायु या मौसम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि बारिश नहीं होती है, तो इन सब दशाओं में क्या होता है, एक संतुलन जो असंतुलन वाली स्थिति पैदा होती है। भूमि उपयोग या फिर भू आवरण परिवर्तन, ये क्या है, भू उपयोग और भू आवरण परिवर्तन। जल संभारण के भीतर भूमि उपयोग और भूमि आवरण में परिवर्तन, जैसे कि वनों की कटाई, ठीक है, शहरीकरण,
कृषि विस्तार जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण क्या करता है, प्रभाव डालता है। क्या करता है, जल संसाधन जो है उस पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उसके साथ साथ जो वनस्पतिक आवरण होते हैं, मिट्टी के कटाव की दर हो गई, जल निकास में जल चक्र में हो गया बदलाव, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पानी की जो गुणवत्ता है उसमें भी और उसके साथ साथ गुणवत्ता में कमी और उसके साथ साथ अवसादन में वृद्धि और प्रवाह पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। तो ये जो है वाटर सेट जो प्रबंधन है उसको प्रभावित करने के कारक हैं कि कैसे जलवायु कैसे प्रभावित करता है, भूमि उपयोग या फिर भूमि आवरण कैसे प्रभावित कर, जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसांख्यिकी कारक। बढ़ती जनसंख्या जो है आज के समय में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे प्रवसन और शहरीकरण जैसे जनसंख्या कारक बढ़ रहा है उसके हिसाब से प्रवसन या शहरीकरण, उच्च जल की मांग, अधिक जल की मांग, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और शहरीकरण हो रहा है, जल की मांग बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है, भूमि विखंडन और भूमि उद्योग पैटर्न में बदलाव का कारण भी बन सकते हैं। और उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि जल संसाधनों पर दबाव डाल सकती है, जिससे अति प्रयोग, क्षरण, जल आवंटन पर क्या होता है, संघर्ष हो सकता है। आने वाले समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पानी की समस्या उत्पन्न होती जा रही है, तो यह जनसंख्या वृद्धि जो है आने वाले समय में ये जो प्राकृतिक संसाधन है इस पे भी दबाव डाल रही है और ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि लोगों को पीने के लिए पानी के लिए भी तरसना पड़े। क्योंकि देश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लोगों को दूर से 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जल संरक्षण पर विचार करना चाहिए। अगला जो है सामाजिक या आर्थिक कारक। कैसे सामाजिक आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं, तो गरीबी या फिर असमानता जो है आजीविका विकल्पों का सही क्या है, सहित सामाजिक आर्थिक कारक। जैसे लोगों में वाटर सेट में प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करता है। क्या करता है, वाटर सेट जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसको भी एक तरह से प्रभावित करते हैं और एक आपस में आपसी संबंध स्थापित करते हैं। कृषि उद्योग और खनन जो होता है, कृषि उद्योग हो गया, उसके खनन आजीविका गतिविधियों पर जल संबंधी महत्वपूर्ण भी प्रभाव डाल सकते हैं और वाटर प्रबंधन प्रयासों की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। तो हमें जो है ध्यान देना चाहिए कि जल का प्रबंधन कैसे करें और आने वाले भविष्य में जल को कैसे बचाए रखा जा सके। तो इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, अनावश्यक पानी को नहीं बहाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वर्षा जल होता है वह तालाबों में इकट्ठा हो, झीलों में इकट्ठा हो, नदियों तालाबों में इकट्ठा हो। उससे क्या होता है कि पानी का जो स्तर होता है वह बना रहता है। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई क्लास के साथ साथ। और जाते जाते हम आपसे फिर कह रहे हैं कि आप लोग के एग्ज़ाम पूरे 25 दिन एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, तो एग्ज़ाम पर विशेष ध्यान दें और अपनी पढ़ाई में लग जाएं। और हम भी आपसे डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, किसी टॉपिक पे कोई समस्या हो, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को दोबारा कवर करें या फिर जो टॉपिक आपको लग रहा है कि छूट गए हैं उसके बारे में भी हमें बताएं ताकि हम उस क्लास को आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू फॉर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।